तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। फसल अवशेषों का मृदा स्वास्थ्य सुधार में महत्व। गन्ना की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु बीजों के जमाव एवं पौधे के विकास में यदि किसी की प्रमुख भूमिका रहती है तो वह है मृदा। और मृदा की भौतिक दशा ही अगर बिगड़ जाए तो उसमें रोग एवं कीटों के कारक जैसे अंडे, लार्वा, प्यूपा आदि का विकास हो जाता है। तो इस दशा में उत्पादन क्षमता खेत से कम होती है। तो किसान भाइयों, इन समस्याओं से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि खेती की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। और इस पर संपूर्ण जानकारी के लिए मिलवाते हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उगझानी बदायूं के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. चौबे से। खेती में बढ़ती लागत, रसायनों का अधिक से अधिक प्रयोग तथा मृदा स्वास्थ्य का गिरता स्तर आज चिंतनीय विषय है। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान आप कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त लागत के, वो है ग्रीष्मकाल में अपनी खेत की एक बार गहरी जुताई करना। किसान भाइयों, कार्बनिक पदार्थ दिन प्रतिदिन मिट्टी में कम होती जा रही है। तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप जो गेहूं की कटाई या किसी भी फसल की कटाई कर रहे हैं, कटाई करने के बाद अगर कंबाइन से कटाए हैं तो गेहूं का जो उसकी डंठल वगैरह खेत में पड़े हुए हैं उनको जलाएं ना। अगर जलाते हैं तो इसके कई एक दुष्परिणाम होते हैं। जैसे अगर आप जला देते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ का होता है। कार्बनिक पदार्थ ऐसे ही दिन प्रतिदिन मृदा में कम होती जा रही है और जब आप सारा का सारा ये बायोमास जला देंगे तो उससे कार्बनिक पदार्थ और भी समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे लिए लाभदायक जीव जंतु हैं, उनकी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनकी संख्या भी उसके साथ नष्ट हो जाती है। केंचुआ है, अन्य कीट हैं जो मित्र कीट जिनको हम कहते हैं, ये भी समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मृदा के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। इससे बचने के लिए और जो इसके थोड़े फायदे गिनाए जाते हैं, उन फायदों को भी लेने के लिए आप ग्रीष्मकाल में एक जुताई, गहरी जुताई अपनी खेत की कर दीजिए। तो ग्रीष्मकाल में अगर आप एक गहरी जुताई करते हैं तो क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं। पहली चीज़, जितने भी कीड़े मकोड़े या फफूंद के या अन्य उसके बीजाणु हैं या उनके अंडे बच्चे हैं, वो मिट्टी में ही रहते हैं। अगर आप ग्रीष्मकाल में एक जुताई कर देते हैं तो ये सारे अंडे बच्चे सतह पर आ जाते हैं। सतह पर आ जाएंगे तो टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर होता है। उन परिस्थितियों में इनका जीवित रह पाना संभव नहीं होगा। तो एक जुताई करने से आप काफ़ी हद तक इन कीड़े मकोड़ों से और बीमारियों के जो स्पोर हैं उनसे आप अपनी फसल को काफ़ी हद तक एक सुरक्षा कवच दे देते हैं। दूसरी चीज़, जो खरपतवार हैं
उनके आप जो बीज हैं या ऐसे खेत में खड़े हैं उनको आप नष्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त मेड़ों पर जो कीड़े मकोड़े और इनके जो एक आश्रय लिए रहते हैं उनको भी आप अगर आप गर्मी में जुताई करने के बाद छटाई कर देते हैं तो उससे भी आप अपनी खेती को इन बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों से एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा है कि जितनी भी बायोमास या फसलों के अवशेष आपके खेत में है वो जुताई करने पर मिट्टी में नीचे चली जाती है, तो जो भी कार्बनिक पदार्थ आपको खेत को मिलना चाहिए वो संपूर्ण मात्रा में एक गहरी जुताई कर देने से आपके खेत को मिलती है, जिससे कार्बनिक पदार्थ आपके खेत में उसका स्तर बढ़ता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आमतौर पर अगर गर्मी अच्छी पड़ रही है तो जब पहली बारिश होती है उस बारिश में नाइट्रोजन की मात्रा जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो ज़्यादा होती है। तो अगर वो पानी आपके खेत में सीधे नीचे तक पहुंचता है, बह के बाहर नहीं जाता है, तो उससे आपके खेत में नाइट्रोजन की भी आपूर्ति अच्छी होती है। खेतों की जुताई कर देते हैं तो उससे जो बारिश बीच बीच में एक दो हो जाती है वो पानी बाहर नहीं जाता है। मेड़बंदी कर लेते हैं तो आपके खरीफ मौसम के पहले का जो पानी है वो बह करके अगर बाहर नहीं जाएगा, खेत में ही रहेगा, तो उससे आपके क्षेत्र का या आपके उस एरिया का जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इन फायदों को देखते हुए आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ग्रीष्म काल में जैसे ही खेत आपका खाली हो, आप उस खेत को एक जैसे ही उचित नमी आवे या बारिश हो जाने से या आपके पास सिंचाई के साधन हो तो एक उचित नमी की अवस्था में गर्मी की 1 या 2 गहरी जुताई अवश्य करें। अब यह है किसान भाइयों की गहरी जुताई किससे करना ज़्यादा उचित रहेगा। अगर आप देसी हल से जुताई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मिट्टी पलटने वाले हल से करें तो ही बेहतर है। इससे जो ऊपर के हमारे फसलों के अवशेष हैं वो दब जाते हैं और उनके सड़ने में आसानी होती है। अगर आप ट्रैक्टर चालित उस मशीन से कर रहे हैं तो हैरो से करें या प्लाऊ से करें। इससे जो आपको फ़ायदे गिनाए गए हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी खेत में जो फसलों के अवशेष हैं उनको जलाने के बजाय गहरी जुताई करके उनको सड़ाएं, तो निश्चित तौर पर आप अपने खेत के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। जिन किसान भाइयों ने बसंतकालीन गन्ना फसल लगाई होगी उनकी फसल लगभग इस समय 50 से 60 दिनों की बढ़वार अवस्था पर होगी। इस फसल से अच्छा उत्पादन मिलने के लिए जरूरी है कि इस समय किए जाने वाले सस्य कार्य को ही तरीके से संपादित करें। अतः गन्ने की फसल में कौन कौन से सस्य क्रियाओं को अपनाना है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। किसान बंधुओं, इस समय शरद काल में बोया हुआ गन्ना काफ़ी मतलब उसमें जमाव पूरा हो चुका है, टिलर बन चुके हैं, ग्रोथ हो गई है, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें पायरीला कीट का प्रकोप भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो पायरीला कीट के प्रकोप को कम करने के लिए हमें करना क्या है। हम अगर खेत में नमी बना लें, नमी सिंचाई से होगी, उसके बाद क्लोरोपाइरिफास 800 ml प्रति हेक्टेयर की दर से अगर स्प्रेइंग करते हैं तो पायरीला कीट का कंट्रोल भी हो जाएगा। और यदि इपीपाइराक्स पायरीला कीट का पैरासाइट होता है, ये दिखाई दे खेत में, तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग न किया जाए, नहीं तो पैरासाइट भी मर जाएंगे। और जो हमारा वसंत काल का गन्ना है वो अगर फरवरी में हमने बो दिया है, फरवरी शुरू में, तो उसमें जमाव हो चुका है, तो सिंचाई करके हम उसमें फर्टिलाइज़र मतलब यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करें। और खरपतवार अगर दिख रहे हैं तो हमें खरपतवार के लिए हम किसी केमिकल का प्रयोग न करते हुए मैकेनिकल ऑपरेशन अगर करते हैं तो खरपतवार का कंट्रोल हो जाएगा। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल शब्द का मतलब है जैसे हम इसमें
देसी हल भी चला सकते हैं। अगर 90 सेंटीमीटर पे हमारी बुआई है तो हम ट्रैक्टर में भी, वो आता है कल्टीवेटर के रूप में, उससे जुताई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए कस्सी से गुड़ाई कर सकते हैं। यही मैकेनिकल का मतलब होता है कि हम मैनुअल, मतलब हाथ से, या जो ये कल्चरल ऑपरेशन के तरीके बने हुए हैं, इसी को हम मैकेनिकल ऑपरेशन कहते हैं। किसान बंधुओं, इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे गन्ने की पैदावार निश्चित रूप से अच्छी मिलेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आने दो आगे आने दो। कुछ गड़बड़ है इस साल इतना ज्यादा वजन। भाई, क्या छुपाया है ट्रॉली में? छुपाया नहीं, कोराजन लगाया है। अब मेरी फसल को कीड़े नहीं खाते। पेश है डुपॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आपने उच्च तकनीकी के अंतर्गत हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा हरा चारा उत्पादन की विधि के बारे में कल के अन्नदाता कार्यक्रम में देखा, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जानकारी लाए हैं कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा हरा चारा उगाने के लिए ये मशीन किस प्रकार कार्य करती है, साथ ही इसकी लागत कितनी आती है, और इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CS वैष्णव से। इसके अंदर चारा उगाने की तकनीक की अगर हम बात करें तो इसका पहला स्टेप है कि हम जो भी चारा उगाने का बीज ले रहे हैं, जौ ले रहे हैं, मक्का ले रहे हैं, वो 5 किलो बीज इस बाल्टी में भिगो दिया जाता है 12 घंटे के लिए। ये आप देख रहे हैं, जौ का बीज हमने बाल्टी में भिगाया हुआ है 15 लीटर पानी में। किसान भाइयों देख रहे हैं कि 12 घंटे बाल्टी में भिगोने के बाद हमने इस बीज को 24 घंटे के लिए इस गीली बोरी में डाल दिया और 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, ताकि इसमें अंकुरण हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे अंकुर फूट चुके हैं। तो ये अंकुरित बीज, भीगा हुआ बीज हम इस मशीन की पहले दिन की ट्रे में ट्रांसफ़र करते हैं। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमने एक खाली ट्रे का वज़न यहाँ पे किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसका वज़न आया है 2.88 किलोग्राम। अब आप देखेंगे कि हमने इसमें 12 घंटे बाल्टी में और 24 घंटे बोरी में भिजाने के बाद बीज को इस ट्रे में ट्रांसफ़र करके इसको तोला है हमने, तो इसका वज़न आएगा 4.18 किलोग्राम। मतलब कि इसमें बीज आया अंदाजन से 1.5 किलो बीज इसमें आया है। ये ज़्यादा इसलिए बता रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी भीगा हुआ बीज है। असल में जो बीज लिया गया था वो 1 किलो ही था। अब इस एक दिन इस ट्रे को हम इस मशीन की पहली जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहला दिन मशीन में ये हुआ, सेकंड ट्रे ये हुई और थर्ड दिन का ट्रे ये हुआ। तीसरे दिन इसमें इतना ग्रोथ आ गया है और ये चौथे दिन की ट्रे है, ये 5वें दिन की ट्रे है और ये 6ठे दिन की ट्रे है और ये 7वें दिन की ट्रे है। 7 दिन बाद ये ट्रे बाहर आ जाएगी और आप जानवर को इसे खिला सकते हैं। अब आप इस मशीन में आप देखिए, ये जो चारा है ये कहीं से भी किसी भी केमिकल से उपचारित किया हुआ नहीं है। ना तो आपका कोई यूरिया है, ना DAP है, कुछ भी नहीं है। बताया कि 2 पौष्टिक तत्व हम इस बीज में मिलाते हैं। हर्बोसॉल हम मिलाते हैं बाल्टी में 3 ml 5 लीटर पानी में
हर्बोसॉल का काम क्या है? ये बीज ए जर्मिनेशन को अच्छा करता है। और न्यूट्रोसॉल नाम ही बताता है न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर सूक्ष्म पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हम टंकी में मिलाते हैं। 500 लीटर पानी में 70 ml न्यूट्रोसॉल सॉल्यूशन मिला दिया जाता है जो कि उस बीज को और इस हरे चारे को सूक्ष्म तत्व माइनर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। अगर हम ज़मीन में उगाते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं, परंतु यहाँ हम न्यूट्रोसॉल नाम के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस चारे में पहुँचा रहे हैं। तो केमिकल रहित हरा चारा पशुओं को खाने को मिलता है जिससे उनका दूध उत्पादन, शारीरिक वृद्धि, प्रजनन क्षमता सब में असर पड़ता है, अच्छा होता है। और दूसरा ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि जड़, बीज और चारा तीनों चीज़ें मिलती है जो कि आपके ज़मीन में उगाए हुए चारे में आपको सिर्फ ऊपर का हरा चारा मिलेगा। अतः किसान भाइयों, आप देखें कि कैसे बदलते हुए ज़माने में हरा चारा जो कि जानवर की हिलाई पिलाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हरे चारे में जो आपको पता है कैरोटीन होता है जो अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है जानवर के शरीर में। विटामिन ए जानवर के हर सिस्टम में, चाहे वो आँखों की रोशनी का हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, हर रिप्रोडक्टिव हो, हर सिस्टम में इस विटामिन ए का रोल है। और ये विटामिन ए या ये कैरोटीन जो विटामिन ए बनाता है सिर्फ और सिर्फ हरे चारे में उपलब्ध है। ये जो आप सामने यंत्र देख रहे हैं इसको फॉगर बोलते हैं और इससे नमी कंट्रोल होती है। इसमें इस पूरी मशीन में इतनी नमी और इतना टेम्परेचर चाहिए वो इस मशीन से कंट्रोल होता है। बाहर टेम्परेचर इतना भी हो, अभी गर्मी का मौसम है, बाहर 38 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर है, परंतु यहाँ पर आपको 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा जो कि इस फसल के लिए उपयुक्त है। अगर आप मक्का का बीज डालेंगे तो 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ये टेम्परेचर रखना पड़ेगा जो कि ऑटोमेटिकली इन मशीनों से कंट्रोल हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ना हमें ऋतुओं पर, ना धूप पर, ना बारिश पर, ना इसी बाहरी तापमान पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अपने आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बिजली का खर्च। इसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है और इसके अंदर कम से कम 15 यूनिट बिजली रोज़ की चाहिए होती है। और किसान भाइयों, अगर आप यूँ पूछें कि प्रति किलो चारा या कॉस्ट आई या जिसको हम रनिंग कॉस्ट बोलते हैं तो वो आती है 4 से 5 रुपए प्रति किलो चारा जो इसमें उत्पादन हो रहा है। इसकी जो गुणात्मक वैल्यू है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट है तो कम से कम 7 से 8 गुना ये चारे में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप 1 से 1.25 किलो बीज डालेंगे तो आपको 7 से 8 किलो तैयार चारा मिलता है। इस मशीन में 1 2 3 4 5 ये रो बनी हुई है और इन 5 रो में टोटल 70 ट्रे रखी हुई है, यानी इस 70 ट्रे इस तरफ और 70 ट्रे इस तरफ, कुल मिला के 140 ट्रे इस मशीन में अगर लगी हुई है तो ये फुल लोड में कही जाएगी। मतलब कंप्लीट मशीन में 140 ट्रे है और जो ही 7वें दिन ये ट्रे निकलती है बाहर, वो नंबर 1 दिन वाली ट्रे 2 पे आ जाती है, 2 वाली 3 पे आ जाती है, 3 वाली 4 पे और ऐसे एक खंड आगे सरकती रहती है। तो 7वें दिन वो ट्रे बाहर आ जाती है। हम बाहर निकाल के और इसको बाहर ले आते हैं और इसको सीधा ऐसे तोड़कर जानवर को खिला देते हैं। जानवर बड़े चाव से ये हरा चारा खा लेता है क्योंकि ये हरा चारा ही नहीं अपितु एक कंप्लीट बाटा है अपने आप में जो कि जानवरों को अच्छा लगता है। जानवर बड़े चाव से, बछड़े, बछड़ियाँ, दूध वाले जानवर, सांड, सब कैटेगरी के पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। इसकी अनुमानित लागत 15 से 20 लाख के बीच में आती जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा
हरा चारा उत्पादन के लिए अगर आपको कोई भी सवाल करना है, आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सहर्ष आपको इस तकनीक के बारे में सारी जानकारी देंगे। ऐसे 3 यूनिट, एक यूनिट बीकानेर में, एक यूनिट जयपुर में और एक यूनिट नवानिया वल्लभ नगर वेटनरी कॉलेज में चल रहा है। अतः हरा चारा जो इस जानवर को देना अति आवश्यक है। अगर आप उसकी साल भर भरपाई चाहते हैं तो आपको ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स को अपनाना होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज कार्यक्रम में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है मानिकपुर जिला चित्रकूट से मोतीराम ने। आप मधुमक्खी पालन पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है अन्नदाता कार्यक्रम का यह अंश। क्योंकि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो गया है तथा अधिकांश रबी फसलों की कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है एवं ग्रीष्मकालीन फसलों में उतने पुष्प एवं पराग मौजूद नहीं होते हैं जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकें। अतः वर्तमान समय में मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, मधुमक्खियों का कृत्रिम आहार बनाने के लिए पानी और शक्कर की मात्रा क्रमशः 6:1 होती है। सर्वप्रथम पानी को किसी बर्तन में लेकर गर्म कर लेते हैं, फिर आग से हटाकर उसमें चीनी को अच्छी तरह से घोल लेते हैं। ध्यान रहे कि शरबत को चाशनी की तरह नहीं पकाना है। जब शरबत तैयार हो जाए तो किसी डब्बे या बर्तन में शरबत को भरकर उसमें लकड़ी या पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े डालकर मौन गृह में एक और जगह बनाकर रख देते हैं, जिससे मधुमक्खियां उन टुकड़ों पर बैठकर आहार ग्रहण कर सकें। किसान भाइयों, चूंकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होता है, अतः मधुमक्खियों के आसपास स्वच्छ जल प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिससे मक्खियां आसानी से पानी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकें। किसान भाइयों, मधुमक्खियों को अधिक तापमान सहन नहीं होता है, जिससे वह मधुवक्सा छोड़कर चली जाती हैं। अतः गर्मियों के दिनों में मधुवक्सों को हमेशा छायादार जगहों पर रखना चाहिए। साथ ही तापमान अधिक होने पर जूट के बोरों को पानी से भिगोकर अच्छी तरह से निथार कर मधुवक्सों के ऊपर डाल देना चाहिए, जिससे मधुवक्सों का तापमान कम बना रहता है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की, जिसके अंतर्गत है मोमी पतंगा। इस कीट का प्रकोप नमी वाले स्थानों पर होता है। यदि इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो संपूर्ण छत्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पुराने छत्तों में मोमी पतंगा की सूढ़ियां पूरे छत्तों, उसमें पल रहे अंडों तथा शिशुओं को नष्ट कर देती हैं। इसका प्रकोप गर्मी और बरसात में अधिक होता है। इस कीट के प्रकोप की रोकथाम के लिए मोम गृह की दरारों को बंद कर देना चाहिए। पुराने छत्तों को नए छत्तों से बदलते रहना चाहिए। मोमी पतंगों की सुंडियां अधिक तापमान नहीं सहन कर पाती हैं, अतः ग्रसित छत्तों को आधे घंटे धूप में रख दें तो इल्लियां बाहर निकलकर स्वतः ही मर जाती हैं। मौन गृह में समुचित साफ सफाई का प्रबंधन करें। एसिटिक एसिड या इथाइल ब्रोमाइड से खाली बक्सों का ध्रुमन करें। अनेक प्रकार की चींटियां जैसे लाल एवं काली मधुमक्खियों के लिए मौन में आक्रमण करती हैं। इनके आक्रमण से मधुमक्खियां परेशान होकर छत्ता छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इनके बचाव के लिए मौनालय को स्वच्छ रखना चाहिए। बक्सों के आसपास घास नहीं होनी चाहिए। चीनी या शहद के छींटे मौनालय में इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। चींटियों के बिलों को मिथाइल पोटेशियम के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। जहां पर इन चींटियों का प्रकोप ज्यादा होता है, वैसी जगहों पर बक्सों को ऊंचे स्थानों पर या स्टैंड पर रखना चाहिए। स्टैंड के नीचे प्यालियों में पानी या मिट्टी तेल का घोल भरकर रखना चाहिए। स्टैंड के पायों में ग्रीस या रेसिन लगाकर भी इससे बचाव किया जा सकता है। मकड़ी, छिपकली आदि से बचाव के लिए
बक्सों का समय समय पर निरीक्षण, साफ सफाई आदि पर समुचित ध्यान देना चाहिए। जहां तक विड़ना की बात है तो यह विड़ना भी मधुमक्खियों की भयंकर शत्रु होती हैं। यह बाष्प मधुमक्खियों के छत्ते के प्रवेश द्वार पर से आने वाली या फूलों से पुष्प रस, नेक्टर एवं पराग के संग्रहण के लिए लाई गई मधुमक्खियों को पकड़कर अपना आहार बना लेती हैं। यह बाष्प भी कई प्रकार की होती हैं। छोटी आकार की बाष्प एक ही मधुमक्खी को पकड़कर ले जाती है, लेकिन बड़े आकार वाली बाष्प बक्से के प्रवेश द्वार पर बैठकर मक्खियों को पकड़ पकड़ कर खाती है। कभी कभी तो इनका आक्रमण झुंड में भी होने लगता है। इनके बचाव के लिए मौन पालक को सदैव सतर्क एवं सहज रहना चाहिए। बाष्प के 1 या 2 संख्या में आक्रमण होते ही मार देना चाहिए। जहां भी बाष्प के छत्ते दिखाई दें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। जब इनका आक्रमण झुंड में होने लगे तो मधुमक्खियों की कॉलोनियों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रखने से भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। विड़ना को भी पकड़ने के लिए बाष्प ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अतः आप मौन पालक किसान भाई सदैव सहज रहते मौनालय का नियमित निरीक्षण, साफ सफाई का ध्यान रखें तो मधुमक्खियों को इन शत्रु कीटों से अपने मौनालय को सुरक्षित रख सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मुर्गियों के बर्ड फ्लू रोग से बचाव पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।